और जो प्लांट की कोशिका विभाजन होती है उनमें सेल प्लेटें होती हैं। सेल प्लेटों के माध्यम से कोशिका विभाजन प्लांट में होता है और एनिमल सेल में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की मदद से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। ये पूरे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल में एक साइकिल चलते हैं, उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका सिद्धांत दिया था, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलती है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसी साइकिल के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों, पीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कोशिकांग। कोशिकांग के इसके पहले वाला जो चैप्टर लेकर आए थे, जो वीडियो लेकर आए थे, उसमें 8 कवर कर लिए थे, 8 टाइप कवर कर लिए थे कोशिका के बारे में। ठीक है, तो उन टाइपों का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो नया वाला है इसको हम बताते हैं। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये कोशिका के जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की बाहरी संरचना होती है। यह थोड़ी मोटी होती है और मजबूत होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। उसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसी झिल्ली में कोशिका के सभी अंग बंद रहते हैं। कोशिका के सभी अंग सेल मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के बनी हुई होती है। और उसके बाद बात करते हैं कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का प्रमुख काम क्या होता है कि ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट किसी भी छोटे छोटे प्लांटों में भी पाए जाते हैं। और जो प्लांट की कोशिका विभाजन होती है उनमें सेल प्लेटें होती हैं। सेल प्लेटों के माध्यम से कोशिका विभाजन प्लांट में होता है और एनिमल सेल में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की मदद से होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। ये पूरे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें एक साइकिल चलती है, उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका सिद्धांत दिया था, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलती है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसी साइकिल के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का प्रमुख काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना। हमारे बॉडी में जो है विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्रिया होती हैं, उनका परिवहन कौन करता है? गोल्जी का है। ठीक है, इसका प्रमुख काम ही है। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स। गोल्जी काय की जो खोज किए थे वो कैमिलो गोल्जी ने किए थे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये इसका प्रमुख काम क्या है? ये वाटर का संग्रहण करते हैं, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि ये समय समय पर हमें काम दे सके। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो बड़ी होती है तुलना में किसके? एनिमल सेल के। हमें जल की आवश्यकता कम होती है, लेकिन प्लांट को जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उसमें उनकी वैक्यूल्स थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख काम क्या है? ये हमारे शरीर के, हमारी जो कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर का स्केलेटन है। इसके हिसाब से स्केलेटन कह सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका को पिचकने नहीं देती है। इस पर इसे 2 प्रकार के बताए थे। एक है RER, एक है SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे बिंदी नामक संरचना पाई जाती है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, वसा का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ये हो गए पुराने। अब हम नए पर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला है इसमें लाइसोसोम। 9 टाइप से जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम इसका प्रमुख खोजकर्ता जो है, इसके खोजकर्ता है डी डुबे ने 1955 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसमें 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? बहुत है, उसके हमें काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि उसका प्रमुख काम क्या है। लाइसोसोम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसको अभी हम बताते हैं कैसे। उसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रमुख काम क्या है। प्रमुख काम की बात करेंगे, अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम लाइसोसोम करता है। ठीक है, उसके बाद स्वभक्षण। स्वभक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अभी कैसे कहते हैं इसको हम बताते हैं। देखिए, मान लो आपकी कोशिका के जो कोशिकांग है, छोटे छोटे अंग है, वो कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये कह दे कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा? कैसे तुम लोग काम नहीं करोगे?
लाइसोसोम कहेगा कि तुम लोग कैसे काम नहीं करोगे, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, अपना अपना जो काम है सभी लोग करना करो। अगर कहेंगे नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, ये उनसे जाकर सट जाएगा और उनसे जो है जल अपघटक जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये अपने से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को निकालेगा और इनके ऊपर थोड़ा छिड़क देगा, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। जिसके पास जाकर सटेगा उनकी वो डेथ कर देगा, मार देगा उनको। क्यों मार देगा? क्योंकि वो काम अपना ढंग से नहीं करेंगे, जो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे ये उनको मार देता है, ठीक है। और उसके बाद मान लो कह दे यहाँ पर कोशिकांग जितने हैं सभी कोशिकांग कह दे कि हम नहीं काम करेंगे, सभी कोशिकांग कह दे कि हम नहीं, काम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये अपने आप को ही फाड़ लेता है। जब अपने आप को फाड़ लेगा तो इसके अंदर से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे जीव द्रव्य में फैल जाएगा और पूरे जीव द्रव्य में जितने कोशिकांग हैं जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं और सब के सब क्या होंगे, सब के सब मर जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ने की वजह से सब के सब मर जाएंगे। जब सब मर जाएंगे तो ये कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जब कोशिका नष्ट हो जाएगी तो इसकी साफ सफाई लाइसोसोम कर देगा। और उसके बाद बात करते हैं कि जब ये मर जाते हैं तो जो अलग बगल जो साइड वाली कोशिकाएं होती हैं उनके उनमें भी लाइसोसोम पाया जाता है। उनके लाइसोसोम जो है उस पर थोड़ा थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम छिड़क देंगे, वहां की कोशिका का जो है साफ सफाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है लाइसोसोम जो है ये हमारी एक कोशिका में नहीं पाई जाती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन शरीर का एक ऐसी कोशिका है जिसमें वो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसको हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है। अब आप बताइए कि जो आरबीसी होती है उसकी भी एक न एक दिन मृत्यु होती है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये 120 दिन में मर जाएगा तो इसकी साफ सफाई करने वाला भी तो कोई चाहिए। जैसे हमारे कोशिका में है, हमारी कोशिका में साफ सफाई कौन करता है, लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाएगा तो इसकी साफ सफाई भी तो कोई करना चाहिए। इसकी साफ सफाई कहाँ पर होती है, प्लीहा में। ये डायरेक्ट मरेगा कहाँ पर, प्लीहा में जाके मरेगा। और इसलिए इसको हम प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहते हैं, प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं और कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। और एक कहते हैं इसको ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी पर ये ब्लड बैंक काम करता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तब यही प्लीहा से ही ब्लड पूरे शरीर में फ्लो का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे मान लो हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि अगर कोई आपको खींच कर मार दे तो लाल लाल पड़ जाता है, मतलब वहां की कुछ कोशिकाएं डेथ हो जाती हैं, कोशिकाएं मर जाती हैं तब लाल लाल हो जाता है। और मान लो कोई खींच कर मार दिया लाठी से, 2-4 लाठी मार दिया तो लाल लाल के बदले काला काला हो जाता है, ठीक है। जब काला काला हो जाता है वहां की बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, सभी लोग ससुरा मार दिया हमको, वहां की कोशिकाएं क्या होती हैं, काली काली पड़ जाती हैं। अब जब काली काली पड़ जाएंगी तो उसकी भी साफ सफाई कोई करना चाहिए। अब पता लगा उस कोशिका में लाइसोसोम खुद ही मर गया, हमको मार दिया, हमें कौन बताएगा, हम खुद साफ सफाई करते हैं, हमारी साफ सफाई कौन करेगा। तो वहां की जो कोशिकाएं होती है बगल बगल वाली साइड वाली जो कोशिकाएं होती है, मान लो इतना दूरी मार दिए, यहाँ पर काला पड़ गया, साइड वाली कोशिका तो जीवित है, तो वो क्या करेंगी, उस पर थोड़ा थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम छोड़ेंगी। अगर उनको नहीं पता चलेगा तो क्या करिए, इसको नमक और पानी से, गर्म पानी से इसको थोड़ा सा साफ करिए, धीरे धीरे उसको धोते रहिए, क्या होगा फिर वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि वहां की कोशिकाओं को पता चल जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। जब कुछ अलग होगा तो वहां की कोशिकाएं क्या करेंगे, जल अपघटक एंजाइम छोड़ते हुए वहां की कोशिकाओं को साफ कर देंगी, ठीक है। जब वहां पर साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे वो काले से आपके पूर्व स्किन में आ जाएगा, पूर्व कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन का है, इसको हम लाइसोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का प्रमुख कार्य आप समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम इसको बात करते हैं, इसको आत्मघाती शैली समझ में आया ना। क्यों कहते हैं आत्मघाती शैली, क्योंकि ये अपने आप को बिना किसी की परवाह किए अपने आप को फाड़ लेता है और उस कोशिका के सारी कोशिकाओं को खत्म कर देता है मार के, यही है इसका आत्मघाती शैली, ठीक है।
इसलिए इसको आप मकड़ी थैली कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं लवक और प्लास्टिड। लवक को हम प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। अब लवक की खोज किए थे हेकल ने, लवक की खोज किए थे हेकल ने, लेकिन लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इनको AFW सिम्पर कहते हैं, लेकिन आप सिम्पर याद रखना बस, जरूरी यही है। सिम्पर ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद बात करते हैं संरचना। लव की संरचना कैसी होती है? आप जानते हैं कि लव कहाँ पर पाया जाएगा? प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि लवक ही तो है जो कि रंगों को प्रदान करता है। हरा होगा कि पीला होगा कि लाल होगा, ये कौन कर प्रदान करता है? लवक ही प्रदान करता है। इंसानों का रंग तो केवल एक ही होता है, चाहे काले होंगे या फिर गोरे होंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना। तो जो प्लांट का कलर है, प्लांट के कलर को कौन प्रदान करता है? लवक। अब लवक का प्रमुख काम क्या है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण कौन करता है? लवक। प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? लवक। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसकी संरचना जो है दोहरी झिल्ली होती है। इसमें कैसी झिल्ली होती है? दोहरी। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा होगा कि इसकी संरचना कैसी है? दोहरी झिल्ली वाली है, ठीक है। आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। इसके अंदर छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है, उसको हम ग्रैनम कहते हैं। और जो अंदर वाला भाग है उसमें अंधेरा टाइप में कुछ संरचना पाई जाती है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में जो है रात की जो भोजन के निर्माण होता है रात में, तो रात में संश्लेषण कौन करता है? स्ट्रोमा के माध्यम से होता है। और दिन में कहाँ पर होता है? ग्रैनम के माध्यम से होता है, ठीक है। स्टार्च के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, DNA भी पाए जाते हैं। ये सब आपके लवक में पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये प्रमुख कार्य तो हो गए कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन के निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? लवक में होता है, ठीक है। बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लवक में ही होता है। उसके बाद बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को रंगहीन लवक कहते हैं। इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्रमुख काम क्या है? ये जड़ों में भोजन का संग्रहण करते हैं। ये मुख्यतः जड़ों में ही पाए जाएंगे, प्लांट के और किसी भाग में नहीं पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे? जड़ों में। जड़ों का रंग कैसा होता है? सफेद सफेद, ठीक है। जहां पर सफेद सफेद कलर पाए जाएंगे वहां पर कौन सा होगा? आपका अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक ये क्या करता है? भोजन का संग्रहण करके रखता है, जरूरत पड़ने पर वो प्लांट को दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक, इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब क्रोमिस होता है रंग, ठीक है। प्लास्ट मतलब होता है प्लास्टिड। जो लवक रंग प्रदान करते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब फलों का जो लाल रंग होता है, काला रंग होता है, पीला रंग होता है, किसके माध्यम से होता है? इसी वर्णी लवक के कारण होता है, ठीक है। तो फूलों का जो रंग होता है लाल, पीला, हरा, ये सब किसके कारण होता है? ये भी क्रोमोप्लास्ट के ही कारण होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ये हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरित लवक का प्रमुख काम क्या है कि ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। क्योंकि ये प्लांट में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। पत्तियों की ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर क्लोरोप्लास्ट अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसका प्रमुख काम क्या है कि भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण का काम ये क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाया जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का, इन तीनों का इमेज आपको दिखाया जा रहा होगा, ठीक है। उनको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ पर 10 तक हो गया, तो 11वां हम आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखिए हमारा अगला पार्ट जो है वो है सूक्ष्म नलिका। सूक्ष्म नलिका को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है कोशिका के अंदर, जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, उनको हम सूक्ष्म नलिका कहते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? धागे जैसी संरचना होती है। और इनका प्रमुख काम क्या है कि सभी कोशिकाओं को ये बांधे रखते हैं। देखिए कैसे, ये आपको हम यहाँ पर एरो करके कई निशान बनाए हैं, कई लाइन खींचे हैं। तो ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी जो है धागे जैसे संरचना है। ये क्या करती हैं कि जो कोशिकांग है हमारे बॉडी में, जो कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकांगों को आपस में बांधे रखती है ताकि ये आपस में एक दूसरे से न लड़े। इसका प्रमुख कार्य यही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्फेरोसोम की। देखो स्फेरोसोम जो होता है,
इसकी संरचना की बात करेंगे, ये प्लाज्मा लेमा तथा कोशिका भित्ति के बीच पाई जाती है। जैसे ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये ऐसी कोशिका है, इसके बीच ऐसी संरचना पाई जाती है ना, तो ये प्लाज्मा लेमा है, ये प्लाज्मा लेमा है, और ये कोशिका भित्ति, इसी के बीच में यहीं पर ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या है कि ये जो है वसा का स्थानांतरण करती है और संग्रहण करती है। वसा का संग्रहण करेगी, स्थानांतरण करेगी और उसका संश्लेषण करेगी, मतलब वसा का निर्माण यही करती है। ठीक है, स्पेरोसोम ही। उसके बाद है लोमासोम। लोमासोम क्या होता है, ये भी एक हमारे कोशिका का एक अंग है, बहुत ही माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के ये अंग होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रमुख देखिए, इनकी संरचना जो होती है ये छोटी छोटी थैलियों जैसी संरचना होती है इसकी, और ये बनते किससे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के छोटे छोटे अंगों को टूटने से होती है। ठीक है, उनके टूटने से इसका निर्माण होता है। और उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की, इसका प्रमुख काम क्या है। इसका प्रमुख काम है कोशिका का विस्तार में सहायक, मतलब जो कोशिका का विस्तार होता है, जो कोशिका बढ़ती है तो उनके विस्तार होने में ये सहायता करते हैं लोमासोम का। इसका प्रमुख कोई खास प्रयोग इसका यूज नहीं होता हमारे सेल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। अब माइक्रोबॉडीज क्या होती है, देखिए माइक्रोबॉडीज की संरचना की बात करेंगे, ये भी लोमासोम की जैसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं हमारी बॉडी में, बॉडी की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उसको हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना की बात करेंगे तो ये छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इनकी थैलियां जो है छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल 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 होती हैं। ठीक है, अब ये बनती किससे है, ये भी जैसे लोमासोम बनता है वैसे ये भी बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से और गोल्गी काई के टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज दो प्रकार की होती हैं, जो माइक्रोबॉडीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पराक्सीसोम, एक होता है ग्लाइकोऑक्सीसोम। ठीक है, पराक्सीसोम की उपस्थिति की बात करेंगे, ये पाया कहां पर जाएगा, ये हमारे आपको पता है कि सेल में पाया जाएगा, क्योंकि सेल की बात हो रही है, लेकिन ये पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। ठीक है, पादप में ऐसे पादप में पाए जाते हैं जो प्रकाशीय शोषण करते हैं, मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में शोषण करते हैं, ये उसमें पाए जाएंगे। कौन कौन से करते हैं, देखिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाशीय शोषण होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्रेब्स साइकिल चलती है, और कहां पर बनता है, ये लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी प्रकाशीय शोषण करता है, उसमें भी ये पाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जंतु कोशिका, ये कहां पर पाया जाएगा, जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका के जो जिगर होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं, वहां पर पाया जाएगा। और वृक्क, ठीक है, वृक्क को किडनी कहते हैं, वहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती है, पराक्सीसोम। क्लियर है, अब उसके बाद बात करें इसकी खोज किसने की थी, खोज करता है टालबर्ट। टालबर्ट ने पराक्सीसोम की खोज की थी। उसके बाद अगला पार्ट है ग्लाइकोऑक्सीसोम। ग्लाइकोऑक्सीसोम ही पराक्सीसोम का अगला पार्ट है। इसकी उपस्थिति की बात करेंगे तो ये वसीय बीजों में पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे हैं, मूंगफली और अरंडी। ठीक है, अरंड जो होता है इसमें यह ग्लाइकोऑक्सीसोम पाया जाएगा। सरसों में भी पाया जाएगा, जो आलमंड ऑयल है इसमें भी पाया जाएगा, आलमंड जो होता है बादाम, ठीक है, उसमें भी पाया जाएगा। खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने 1961 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आते हैं। आपको यहाँ पर इमेज भी इसकी दिखाई जा रही होगी, तो इमेज इसको ध्यान से देखिएगा और इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम अगला पार्ट लेकर आते हैं। ठीक, देखिए जो हमारा ये अगला भाग है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीव द्रव्य प्रेजेंट रहा तब हम जीवित हैं, जीव द्रव्य प्रेजेंट नहीं रहा तब हम मृत ही हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे बॉडी की, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता इसके खोज किए थे डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी, परंतु इन्होंने उस वक्त इसको सारकोड शब्द का यूज किया था जीव द्रव्य के लिए। फिर उसके बाद नामकरण की बात आई तो नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद बात करते हैं कि भौतिक आधारशिला, जीवन का जो भौतिक आधारशिला है जीव द्रव्य को किसने कहा था, ये हक्सले ने कहा था।
हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जो है भौतिक आधारशिला है, हमारे जीवन जीने के लिए भौतिक आधारशिला है। ठीक है, सिद्धांत की बात करेंगे, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत का अर्थ आपको बता दिए हैं कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कि जीव द्रव्य के बारे में जिसने कहा था कि जीव द्रव्य होता क्या है, ये क्या क्या काम कर सकता है, हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, इन सबको प्रतिपादित मैक्स शुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये याद रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य का प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिका है आपकी और बीच में क्या है आपका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक में भरने वाले जो द्रव भरा रहता है इसको हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका में जो द्रव भरा जाता है कोशिका में केंद्रक के बाद, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका में भरने वाले द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियस में भरे हुए द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, इन दोनों द्रवों को कोई ना कोई विभाजित जरूर करता होगा। अगर कोई विभाजित नहीं करे तो दोनों एक ही में मिल जाए ना। तो इन दोनों द्रवों को जो विभाजित करता है वो केंद्रिका झिल्ली के माध्यम से, जो केंद्रक की झिल्ली होती है, इस माध्यम से इन दोनों द्रवों को अलग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बात करते हैं जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य ये इनका संगठन कैसे होता है, मतलब जीव द्रव्य किससे किससे मिलकर बना होता है। महत्वपूर्ण तो यही है जल। देखिए जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल ही है। जल सबसे अधिक पाया जाता है 90%, प्रोटीन पाई जाती है 7%, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 2%, लिपिड्स पाई जाती है 0.5%, अन्य पाई जाती है 0.5%, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है। ये आपको समझ गए। तो जीव द्रव्य, इसको याद रखना कि जीव द्रव्य क्या है, जीवन की भौतिक आधार इकाई है। जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है, जीव द्रव्य है। अगर जीव द्रव्य हमारी बॉडी में नहीं रहा तब ना तो हम जीवित रहेंगे, ना ही कुछ काम हो पाएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पार्ट है कशाभिका तथा पश्माभिका। कशाभिका को हम सीलियम कहते हैं और पश्माभिका को फ्लैजेलम कहते हैं। ये भी हमारी कोशिका का ही एक अंग होता है। आपको जैसे कि इमेज में आपको दिखाया जा रहा होगा, यहाँ पर जो छोटे छोटे कोशिका पर छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना पाई जा रही है, इसी को हम सीलियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, छोटे छोटे बालू जैसी संरचना होती है जो कोशिका के ऊपर पाई जाती है। और ये संख्या में इसकी संख्या कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। जो कोशिका पर पाई जाएगी संख्या में इसकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये पाई कहाँ जाएगी, किस कोशिका में पाई जाएगी, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका किस कोशिका में, सिर्फ जंतु कोशिका में। जो एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लांट भी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका है और जंतु भी, जो एनिमल सेल है ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो सिलिया है इसका काम क्या है कि ये मूवमेंट का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम कौन करती है, सिलिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो प्रमुख काम यही है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है। अब बात करते हैं पश्माभिका, जिसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। फ्लैजेलम इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना जो होती है बड़े बालों की जैसी होती है। संरचना कैसी होती है, बड़े बालों की जैसी होती है। ठीक है, ये 2, 3 या 4 की संख्या में पाया जाता है, एक सेल में 3, 4 की संख्या में पाया जाएगा। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर बड़े बड़ी बालों की जैसी संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये पाए कहाँ जाएंगे, सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में इसका अभाव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 2 सेल बनाए हैं, एक है यूग्लिना का, एक है पैरामीशियम का। यूग्लिना में आपको दिखाई दे रहा है कि एक हेयर जेल से संरचना पाई जा रही है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको हम फ्लैजेलम कहते हैं, फ्लैजेलम कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक संरचनाएं पाई जा रही हैं, इसको हम सीलियम कहते हैं। ये पैरामीशियम में पाया जाता है और ये अमीबा में पाया जाएगा। ठीक है, इसी की मदद से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अन्यथा ये इनको मूवमेंट करने के लिए कोई अंगक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे, जैसे देखिए जो सिलिया होता है ये छोटे छोटे होते हैं, सहायक किसमें होते हैं, गमन में सहायक होते हैं। फ्लैजेलम कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है,
फ्लैजिलम बड़े होते हैं, ये भी गमन में ही सहायक करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, मतलब जिस कोशिका को एक यूनिसेलुलर होती है इस उसी कोशिका में ये पाए जाएंगे फ्लैजिलम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर केंद्रक पाया भी जाएगा तो उसमें कवरिंग केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो ये भी हो गया आपका कशाभिका तथा पश्माभिका। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पार्ट इसको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे वो होगा केंद्रक पर, क्योंकि इसका जो भाग बच रहा है केंद्रक, केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारी जो कोशिका है, कोशिकांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। उसी में आपको डीएनए और आरएनए बताएंगे, गुणसूत्र बताएंगे, और जो भी केंद्रिका है इन सब की संरचना में बिल्कुल डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्लियर है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।